आपको कैसे, जब समझ ही नहीं आया तो आपको कैसे पता चला कि गलत बोला? तो जिस पे हंसा जाए वो बात गलत होती है। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। चलिए, तो आज से कुछ दिन हमारा रिवीजन सेशन चलेगा और आप लोग डाउट्स लेके आएंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो कोशिश करेंगे डाउट्स हम ऐसे ही ना लेके आए कि बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन रखा है सर ये बता दो। तो इन सारे एक एक क्वेश्चंस की तो आपके पास वीडियोस रखी हुई हैं, तो उसी को वापस रिवाइज करने से कोई फायदा नहीं है। तो डाउट्स कैसे होनी चाहिए, जैसे कल इन दो बच्चों ने ये डाउट पूछी कि सर मिसलेनियस, अरे आवाज क्यों हो रही है, ऑप्शनल एक्सरसाइज 10.6 मानते हैं कि ये ऑप्शनल है, मानते हैं कि ये क्या है, ऑप्शनल है। पर जब कोर्स खत्म हो जाता है तो हमारा काम यही होता है इन्हीं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। जैसे कल हमें एक एक्स्ट्रा ट्रिक सीखी, ऐसी कुछ ट्रिक्स सीखना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना, यही हमारा काम होता है। हमको क्या है, सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहना है। अगर छुट्टियां कर देंगे तो वो सारे जो एक साल हमने मेहनत करी है वो, उससे हम 15 दिन काफी हैं आपको वो साल भर की मेहनत बुलाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आपका लेवल, ठीक है ना। 15 दिन सफिशिएंट है कि 15 दिन आप किताब भी नहीं उठाओगे, तो फिर जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि शायद हमने मैथ की ट्यूशन ली ही नहीं थी साल भर। ओके, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऑनेस्टली ऐसा ही है ना, शैली ऐसा ही है, ऐसा ही, इशिका ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, मुझे पता है। ठीक है, चलो, अपवाद हर जगह होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल स्टूडेंट्स, है ना, मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, सो कल इन दो बच्चों ने ये सवाल पूछा और ये क्वेश्चन काफी वाकई में ठीक था। ऑप्शनल एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हो, आप भी घर पे बैठ के ट्राई कर सकते हो, अभी फ्री है अगर हम तो कर सकते हैं ना, नहीं है तो बेटा ऑनलाइन गूगल वगैरह सबके पास है ना, उसमें रील्स देखते हैं फालतू बैठ के, तो ये क्वेश्चंस भी सर्फिंग कर सकते हैं। चलो आप, हाँ आपको तो नहीं पता ना, चलो आओ, जिसकी सबसे ज्यादा आती है रील्स है ना, उसी को नहीं पता रील्स क्या है ना। चलो आओ, चलो देखो देखो देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शनल एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज, मेरी ऑप्शनल एक्सरसाइज 10 है, मतलब चैप्टर नंबर 10 है मेरा, आपका शायद चैप्टर नंबर 8 या 9 सर्किल्स वाला चैप्टर है। तो सर्किल्स वाले चैप्टर में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ए बी सी और ट्राइंगल एबीसी intersect its circumcircle at D E F respectively। यहां से लेके यहां तक जिसको ये लाइन समझ में आई हो हैंड्स अप कर, हैंड रेस कर, जिसको आ गई हो। आ गई, अभिषेक आ गई समझ में? हाँ करो, याद रखना बच्चे, अगले साल हम जिस एग्जाम की तैयारी करेंगे, हम जिस एग्जाम में बैठेंगे जिसको 10th बोर्ड कहते हैं, उसमें एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं आएगा। इजी या डिफिकल्ट की बात नहीं कर रहा हूं कि इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा, क्वेश्चन इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है, डिफिकल्ट भी आ सकता है, पर अनसीन आएगा। क्या आएगा? अनसीन, अनसीन समझते हो है ना, जो हमने आज से पहले नहीं देखा है। तो हमको अभी से अनसीन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर 100 200 500 1000 कितने क्वेश्चंस करा ले, वो उन सब से भी अलग आएगा। पैटर्न सेम हो सकता है, ठीक है, टॉपिक सेम हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो अनसीन ही मिलेगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए हमको अनसीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी आज से। तो ये अनसीन क्वेश्चन है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है सर्किल का, सर्किल के एंगल सबटेंडेड का, सरकम सर्किल भी बताया हुआ है, इन सर्किल भी बताया, वही सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, हम उस क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट का मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे कि वो क्या क्या है, मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा। शैली आ गया? ओके, शैली समझाओ, आ गया तो समझाओ। जितना आया वो बताओ, चलो, कि आपको जितना आया, ऐसे मत सोचो कि हमको समझाना है, आपको जो जो समझ में आया वो बताओ, कि इजीली कैजुअल लैंग्वेज में बात करते हैं। कैजुअल लैंग्वेज होता है ना कि सर देखो एक ट्राइंगल है, उसका एंगल ए, ये कैजुअल लैंग्वेज होती है, देसी भाषा, लेमन लैंग्वेज, तो उस लेमन लैंग्वेज में बात करो, बताओ। हाँ बोलो, एक ट्राइंगल एबीसी लो,
मैं आपके लिए ट्रायंगल बना दूं एबीसी। एबीसी ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल या ऐसा कुछ है या कैसा भी है? भाई ट्रायंगल बनाऊंगा तो माइंड में ख्याल आएगा ना कि इक्विलेटरल बनाऊं, आइसोसेलेस बनाऊं, राइट एंगल बनाऊं या कैसा भी बना दूं। कैसा भी बना दूं, ओके। तो ये कैसा भी ट्रायंगल तो फिर ऐसा होता है, स्केलिन होता है वो, तो स्केलिन होता है एबीसी। ठीक है, आगे बोलो बेटा। ए बी सी बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर का मतलब नहीं समझ आया मुझे, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ने वाला। तो किसको ये तोड़ रहा है दो इक्वल पार्ट्स में? कौन तोड़ रहा है और किसको तोड़ रहा है ये बताओ। कौन तो तोड़ रहा है, मतलब बाइसेक्ट कौन कर रहा है और बाइसेक्ट कौन हो रहा है? एक मिनट, ए बी सी बाइसेक्ट कर रहे हैं, ए तो एक पॉइंट है बेटा, ये तो एक पॉइंट है। इस पॉइंट ने बेचारे ने किसका क्या बिगाड़ा, ये कहाँ किसी को आधा आधा कर रहा है? देखो ए को देखो, आधा कर रहा है किसी को, वो चुपचाप बैठा है अपनी जगह। तो मुझे वो चीज बताओ जो आधा आधा कर रही है, कहाँ है वो चीज? तो या फिर ये हो रहा है तो ऐसे बताओ कि सर ये तो बेचारा हो रहा है, हो रहा है तो इसको कौन कर रहा है? हाँ, आर्या को खांसी हो रही है, आर्या बताओ। एक मिनट, परपेंडिकुलर बनाओ ऐसे। हाँ, बट परपेंडिकुलर क्यों बनवाया, उधर तो नहीं कह रहा। ये कहा देखो, ये परपेंडिकुलर बनाया मैंने डी। अब आपको लगता है ये एडी बाइसेक्ट करा है इसको? ये देखो चिन्ना सा है, ये इतना बड़ा है, बाइसेक्ट कहाँ हुआ? ट्रायंगल इक्विलेटरल बनाओ, ऐसा उसने कहा नहीं, लेकिन इक्विलेटरल बनाओ। हम हमारी मर्जी से नहीं बना सकते ना इक्विलेटरल? नहीं बना सकते, उल्टा कह रहे हो आप, बिल्कुल जस्ट उल्टी बात कह रहे हो। वो बताएगा तो हम बनाएंगे, वो नहीं बताएगा तो हम बिल्कुल नहीं बना सकते। क्योंकि अगर हम ना, अगर हम इक्विलेटरल बनाते हैं तो ये क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही प्रूव होगा। जबकि उसने तो कहा है किसी भी ट्रायंगल के लिए प्रूव करके बताओ। आपने तो स्पेसिफिक केस लेके प्रूव किया है, समझे? आपने तो स्पेसिफिक केस लेके प्रूव किया है, उसने कहा क्या भाई इसी स्पेसिफिक केस के लिए इसको प्रूव करो। जैसे मैंने कहा क्लास 9 अच्छी मतलब क्लास है ना? तो ये तो कोई जनरल थिंग। अब मैं कहूँ क्लास 9 में से पर्टिकुलर ये 2-5 बच्चों का जो सेक्शन है ये अच्छा है, तो जब मैं कहूंगा कि प्रूव करो क्लास 9 अच्छी क्लास है, तो आप केवल 2-5 बच्चों के हिसाब से तो ना प्रूव कर सकते हो। स्पेसिफिक केस लेके आपको ओवरऑल प्रूव करना है, हर हर प्रकार के बच्चे के लिए करना है, इसके लिए भी करना है, उसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है। ठीक है, समझ आया द आइडिया बिहाइंड? चलो, इक्विलेटरल तो बना नहीं सकते। अब आप अगर इसको परपेंडिकुलर बनाते हो तो किसी भी कीमत पे ये बीडी चिन्ना सा दिख रहा है, डीसी विशाल दिख रहा है, तो ये बाइसेक्ट तो नहीं हुआ। तो यानी परपेंडिकुलर तो बनेगा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर उसने बनाने के लिए कहा भी नहीं है। मतलब हम इस क्वेश्चन को का फिगर तक नहीं बना सकते, सॉल्व करना तो कतई दूर की बात। हाँ प्रियांशु बोलो। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, कौन करेगा? पॉइंट कभी बाइसेक्ट कर ही नहीं सकता। लाइन, वो लाइन कहाँ है, वो लाइन कौन सी है? देखो सबसे पहली चीज तो मुझे एक चीज बताओ, शैली मुझे एक चीज बताओ। मैंने कहा बॉटल ऑफ शैली, तो इसका मीनिंग क्या है? शैली की बॉटल, शैली की बॉटल या बॉटल की शैली? शैली की बॉटल या बॉटल की शैली? शैली, शैली की बॉटल, शैली का बॉटल पे अधिकार है या बॉटल का शैली पे? ठीक है, अब देखो इधर इसको इससे कंपेयर करो। तो आप देखो ये ए बी सी के आगे ये एंगल वर्ड क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो सब लोग? पढ़ पा रहे हो? अब अगर ये एंगल वर्ड ना लिख के एंगल लेंस का साइन बना देता तब तो पढ़ने में आ जाता जल्दी से, लेकिन उसने एंगल वर्ड लिखा हुआ है तो वो पढ़ने में नहीं। यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी के बाइसेक्टर्स। तो एंगल ए का बाइसेक्टर कौन होगा? जो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा। और एंगल को बाइसेक्ट ओनली एंड ओनली एक लाइन या लाइन सेगमेंट कर सकती है। तो मुझे एंगल ए का बाइसेक्टर बनाना है,
ये एंगल ए पूरा दिख रहा है, इसका बाइसेक्टर एक लाइन बनानी है, ये है इसकी बाइसेक्टर, दिखी, ये इसको आधा आधा कर रही है। और ये जो बाइसेक्टर है ये सामने वाले सर्कम सर्किल को डी पे छूती है। अब इधर डी मत बना देना, क्योंकि उसने कहा था सामने वाले सर्कम सर्किल को छूती है, ना कि सामने वाली साइड को छूती है। ये तो सामने वाली साइड को टच करवा रहे हो आपको सामने वाले सर्कम सर्किल को टच कराना है। तो सर्किल को दिख लिया, तो पहले सर्कम सर्किल बनाना पड़ेगा। अब सर्कम सर्किल क्या होता है? सर्कम सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जो उसकी ए बी सी तीनों वर्टिसेस को छूता हुआ इसके बाहर बनता है। इस ट्रायंगल के बाहर एक सर्किल बन सकता है जो ए को भी टच करे, बी को भी टच करे, सी को भी टच करे, वो बन जाएगा सर्किल। उस सर्कम सर्किल को जाके ये डी पे छू, समझ आया क्या? सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द सर्कम सर्किल। सो सर्कम सर्किल बना रहा हूं, चेक करो। तो ये सर्कम सर्किल बन गया भाई साहब, इसका बताओ, बन गया। अब ये जो डी है वो यहां नहीं है, एंगल ए का बाइसेक्टर इस ट्रायंगल के सर्कम सर्किल को डी पे छूता है। आया क्या समझ? ये एंगल का बाइसेक्टर है, ये साइड को नहीं छू रहा है, इसको छू रहा है, इस जगह पे वो डी है। समझ गए? अभी तो क्लियर है। इसी तरीके से बाकियों के भी बाइसेक्टर्स बनाने जो अलग अलग जगह पे छू रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से बाकियों के भी बाइसेक्टर्स बनाओ। दैट मींस इसको थोड़ा सा कंपाइल करते हैं। बैठिए आप सब लोग जो भी खड़े हैं। तो ये डी मतलब यहां नहीं है, डी और आगे है, और भी आगे है डी, यानी कि ये सर्कम सर्किल को कहां पे छू रहा है? डी पे। ये डी है, बताओ। ओके, ये हो गया एंगल ए का बाइसेक्टर। अब एंगल बी का बाइसेक्टर जो है वो सर्कम सर्किल को ई पे छूता है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? ए से डी कनेक्ट करो, बी से ई कनेक्ट करो और सी से एफ कनेक्ट करो। मतलब ए का रिलेशन डी से है, बी का वो वही रिलेशन ई से है और सी का वही रिलेशन एफ से है। तो एंगल डी का, एंगल बी का बाइसेक्टर बना दूं मैं। एंगल बी देखो, इस तरीके का एंगल बी है, इसका बाइसेक्टर मतलब इसके बीचों बीच एक लाइन बनेगी। एंगल का बाइसेक्टर हमेशा एक लाइन होती है। किसी भी एंगल का बाइसेक्टर कौन होता है? कौन सी ऐसी चीज है जो एंगल को बाइसेक्ट कर सकती है, यानी इसको आधा आधा कर सकती है? आंसर इज एक लाइन या लाइन सेगमेंट। लाइन या लाइन सेगमेंट दोनों कर सकती है, लाइन भी कर सकती है और लाइन सेगमेंट भी कर। भाई वो अगर चलती जाएगी तो भी बाइसेक्ट तो कर गई, और अगर कहीं जाके रुक जाएगी तो भी बाइसेक्ट तो कर गई। ठीक है, रे भी बोल दो, लाइन बोल दो, लाइन सेगमेंट बोल दो, एक ही बात है ना। तीनों ही चीजें उसको बाइसेक्ट कर सकती है। तो एंगल बी का बाइसेक्टर बनाऊं है, तो दिस इज एंगल बी का बाइसेक्टर। देखो अंदाजे से बना रहा हूं, उसके बीचों बीच से निकलना है अपने को, लेकिन आपको ट्राइंगल पे स्टॉप नहीं होना, आगे सर्कम सर्किल को टच करना है। कहां पे? ई पे। समझे क्या? समझ गए? सिमिलरली एंगल सी का बाइसेक्टर को कहां पे टच करता है? सर्कम सर्किल को एफ पे। दिस इज एंगल सी, इसका बाइसेक्टर बना दूं, इसके बीचों बीच से जाना पड़ेगा। अब देखो तीनों एंगल बाइसेक्टर जो है ना एक ही पॉइंट से पास थ्रू होते हैं, बताया ना आपको। तो ये तीनों एक ही पॉइंट से पास थ्रू होते हुए जाएंगे और सामने सर्कम सर्किल को कहां पे छू रहा है? ये एफ। ओके डन, ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है। बताओ तीनों एंगल्स बाइसेक्ट हो गए। अब सवाल सुन लें, ये तो गिवन पॉइंट्स था। अब सवाल क्या है? सवाल ये है, प्रश्न ये है कि प्रूव दैट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल डीईएफ। अब डीईएफ भी एक ट्राइंगल बन गया वहां पे, अभी तक तो नहीं बना, बनाना पड़ेगा। जब उसने ट्राइंगल डीईएफ का जिक्र कर दिया तो मेरे को डी को, ई को और एफ को आपस में कनेक्ट करके ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं ट्राइंगल बनाऊं, पहले पहले मैं ट्राइंगल डीईएफ बना तो दूं। सो डी को ई से कनेक्ट कर दो, एफ को भी डी से कनेक्ट कर दो और एफ को ई से भी कनेक्ट कर दो। तो कैन यू सी ट्राइंगल डीईएफ? पर्पल कलर का, इस पर्पल कलर का जो ट्राइंगल है डीईएफ, उसके तीनों जो एंगल्स होंगे, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, उनकी वैल्यू होगी, डी की वैल्यू होगी 90 माइनस हाफ एंगल ए, ई की वैल्यू होगी 90 माइनस हाफ एंगल बी, और सी की वैल्यू होगी, मतलब एफ की वैल्यू होगी 90 माइनस हाफ एंगल सी। यानी इस ट्राइंगल के तीन एंगल का पिछले वाले ट्राइंगल के तीन एंगलों से कुछ संबंध है। इसका पहला एंगल उस ट्राइंगल के पहले एंगल का आधा करने के बाद, 90 से घटाने के बाद मिलेगा। इस ट्राइंगल का दूसरा एंगल, एंगल ई, उस पहले वाले ट्राइंगल के दूसरा एंगल, एंगल बी का हाफ करके उसको 90 में से घटाने से मिलेगा। और तीसरा एंगल जो है उसके ट्राइंगल के तीसरे एंगल को हाफ करके 90 से घटाने से।
ऐसा अपने को प्रूव करके बताना। अब अभी तो इक्वेशन प्रूव करने का है, लेकिन एग्जाम में ऐसे भी तो आ सकता है ना कि निकालो फाइंड एंगल, फाइंड एंगल डी, फाइंड एंगल डी, फाइंड एंगल एफ। तो फाइंड एंगल डी, एंगल डी की वैल्यू जाएगी 90 माइनस हाफ है, एंगल डी की वैल्यू जाएगी 90 माइनस हाफ डी, एंड एंगल एफ की वैल्यू जाएगी 90 माइनस हाफ। समझ आया? ठीक है। नाउ अब एक काम करो, एवरीवन ड्रॉ दिस फिगर। फिगर रेडी हो गया? सब लोग ड्रॉ करो। बनाइए। क्या लेने आए हो फिर? तो डाउट बिना नोटबुक के क्लियर होते हैं, बिना कॉपी किताब के क्लियर होते हैं? बनाओ, रफ में बनाओ। रफ भी नहीं लाए तो बैग में भर के क्या लाया फिर इतना? तू बहुत पटलाई नहीं कर रही आजकल, अपने काम पे ध्यान दे। मैंने आपके पर्सनल अफेयर्स सुलझाने के लिए बिठाया क्या? फिगर बन गया इधर? क्या बातें कर रहे हो दोनों आपस में? अब ये जो बोल रहे हैं ना भी दोनों तीनों चारों लोग, यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे, अदरवाइज वो यहीं बैठेंगे आज मेरे पास। प्रूव करना है आपको, मैं लिख देता हूं टू प्रूव। टू प्रूव आपको तीन बातें प्रूव करनी है कि एंगल डी तो है 90 माइनस, एंगल डी है 90 माइनस हाफ एंगल ए, ओके। सेकेंड एंगल ई है 90 माइनस हाफ एंगल बी, और थर्ड चीज जो प्रूव करनी है वो है एंगल एफ है 90 माइनस हाफ एंगल सी। ओके, ये तीन चीजों को सबको अपना अपना करना है। आप सबको करना है। कैसे होगा? थोड़ा दिमाग हल्का सा तो लगा, थोड़ा बहुत तो सोच। इस चैप्टर से रिलेटेड क्या 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 हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं? क्या सर्किल, सर्किल बना हुआ नहीं दिख रहा तेरे को? सर्किल कौन सा चैप्टर था? ट्राइंगल्स के चैप्टर में सर्किल का एक भी क्वेश्चन आया था क्या? अरे पापा को फोन करता हूं मैं, सब याद दिलाएंगे ढंग से बिठा के। ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट में कभी भी सर्कल का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन सर्किल के चैप्टर में ट्राइंगल्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसा होगा, और ऐसा हुआ है हमारे साथ, ऐसा भी हुआ है और आगे भी होगा। हाँ जी, बोलो आप भी, क्या ख्याल है? क्वेश्चन नोट करना है? क्वेश्चन नोट मत करो आप, बस ये फिगर बनाओ और तीन बातें प्रूव करनी है। अभी अपन रफली नोट कर रहे हैं इसको, फिर आप पेयर वर्क में कभी भी नोट कर लेना, कैसे भी वीडियो से देख के नोट कर लेना। हाँ ये तीन ही कर दे, तो एक ही कर देता है। चल पहला वाला एंगल बी बराबर 90 माइनस हाफ एंगल। अच्छा एक भी कर दोगे तो बाकी दो तो फिर सेम टू सेम पैटर्न पे हो। चलो तो देखो ध्यान से, आप ही करके बताओगे?
ठीक है, चलो अब मेरे को दो तीन चीजें पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना। देखो ये एडी जो है ये एंगल ए की बाइसेक्टर है, तो ये और ये एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे, बोलो। तो दोनों को मैं एक्स एक्स रख दूं तो चलेगा, एक्स एक्स, ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर ये दूसरा बाइसेक्टर कौन सा था, ये वाला, इन दोनों को मैं वाई वाई रख दूं तो चलेगा, ये वाई, इधर वाला भी, और ये भी y। और ये दोनों को मैं जेड जेड रख दूं तो भी चलेगा, जेड जेड, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये तीन बाइसेक्टर्स से। अब मुझे क्या निकालना है, एंगल डी, मुझे क्या निकालना है, एंगल डी। पहले क्वेश्चन का प्रूफ देखो, मुझे निकालना है एंगल डी। तो मुझे एक चीज बताओ, एंगल डी भी तो दो एंगल्स में बटा हुआ है, इधर का और इधर का, लेकिन ये दोनों एंगल बराबर नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये थोड़ी ना बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर तो केवल एंगल ए के, बी के और सी के हैं, डी के, ई के, एफ के बाइसेक्टर्स नहीं है वो। तो ये दोनों एंगल बराबर मत कर देना। हाँ ये चीज पक्की है कि एंगल डी निकालने के लिए इधर का पार्ट और इधर का पार्ट निकाल के जोड़ना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक पार्ट निकाल के जोड़ना कर, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर, सपोज करो मुझे एंगल ए निकालना होता तो मैं इधर का या इधर का एक पार्ट निकाल के दुगना कर देता ना, क्योंकि ये तो उसका बाइसेक्टर है। लेकिन एंगल डी के लिए तो बाइसेक्टर थोड़ी है, यानी आपको उधर का अलग निकालना है, इधर का अलग निकालना है, और फिर ऐड करना है। बिना दोनों में से किसी एक को निकाल के दुगना कर दे, ऐसे काम यहाँ पे। मैं इधर कोई सा भी इधर एक पहले इधर वाला निकाल लेता हूँ, इधर वाला। तो मैं पहले कौन सा निकालूं, कौन सा निकाल लेता हूँ पहले, बताओ क्या एंगल का नाम बताओ, एंगल डी। चलो पहले तो ब्रेक करते हैं इनको दो एंगल्स में, तो एंगल डी को ब्रेक किया तो एक एंगल बना मेरा एफ डी ए प्लस एफ डी ए प्लस सेकेंड एंगल बताओ उधर राइट साइड वाला, ई डी ए, एंगल ई डी ए। फाइन, कोई डाउट, नो डाउट। अब आप एक चीज चेक करके बताइए इस फिगर में, पहले एंगल एफ डी ए को पकड़िए, ये एंगल एफ डी ए कौन सी आर्क से सबटेंडेड है, बीसी, आर्य, नींद में है, एंगल एफ डी ए, एंड पॉइंट्स में एफ और ए आ रहे हैं, तो इसी आर्क से सबटेंडेड होगा, अगर होगा तो, या तो होगा ही नहीं, और होगा तो कौन सी आर्क से सबटेंडेड होगा, एफ ए। अब चेक करो एफ ए आर्क कहां है, ये रहे, ये एफ ए आर्क देख पा रहे हो आप, एफ ए आर्क देख पा रहे हो, या ए एफ कह दो उसको, देख पा रहे हो क्या, इस एफ ए आर्क से ये एंगल सबटेंडेड है या नहीं है, चेक करो, है या नहीं है। तो जस्ट फाइंड द एंड पॉइंट्स, समझ आया, जस्ट फाइंड द एंड पॉइंट्स एफ और ए, बस फिर वो उसको चेक कर लो कि आप सबटेंडेड है। इन केस एफ और ए सर्किल तक पहुंच ही नहीं पाए, बीच में ही अटक गए, तब तो नहीं है, लेकिन अगर वो सर्किल तक पहुंच गए, सर्किल के ऊपर लाया कर रहे हैं, तो खोला हो एफ ए आर्क से सबटेंडेड होगा ये एंगल, नहीं तो किसी से भी नहीं होगा। चेक कर पा रहे हो ना, ये एफ ए आर्क देख रहे हो, इससे ये एंगल सबटेंडेड है, ठीक है। तो इस ए एफ आर्क से कोई दूसरा भी एंगल सबटेंडेड है क्या, चेक करो, कौन सा, नाम बताओ, जेड वाला, एफ सी ए, यस वेरी गुड, चेक करो, इस एफ ए आर्क से एक और एंगल सबटेंडेड निकल गया, ये वाला, देख पा रहे हो, तो इस एंगल का नाम क्या है, एफ सी ए, क्या नाम है इसका। तो अगर एक ही आर्क से दो एंगल सबटेंडेड है तो दोनों बराबर होते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे हैं दोनों के दोनों, एफ ए आर्क को दूर जाओ तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे ही आ रहा है मेरा डी, और उसी पे आ रहा है मेरा सी, दोनों पॉइंट्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे हैं, तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं इसको लिख दूं एफ डी ए को, बताओ क्या लिख दूं, एंगल एफ डी ए की जगह क्या लिख दूं, एफ सी ए, क्या लिख दूं, एफ सी ए, कोई डाउट नहीं है। अब सिमिलरली दूसरा एंगल को पकड़िए, वो भी किसी न किसी आर्क से तो सबटेंडेड होगा, ई डी ए, ई डी ए, तो आर्क ई ए से सबटेंडेड है ये, बताओ, आर्क ई ए से सबटेंडेड है ना, यहां से लेके यहां तक जो आर्क है, तो इसी आर्क से कोई एक और एंगल भी सबटेंडेड होगा, चेक करो, ए बी ई है या नहीं है, बताओ, ए पी ई, तो ये एंगल की वैल्यू एंगल ए बी ई के बराबर भी लिख सकता हूं, या ई बी ए के बराबर भी लिख सकता हूं, ई डी ए की वैल्यू ई बी ए, ई डी ए की वैल्यू ई बी ए। एक हिंट है कि जब आप इस तरीके से एंगल्स बराबर रखोगे तो इर्द गिर्द के वर्टिसेस तो सेम रहेंगे, एफ ए ई ए, क्योंकि सेम आर्क से तो सबटेंडेड होगा,
तो उसके भी एंड पॉइंट्स वही होंगे, उसके भी बस बीच वाला लेटर चेंज होगा, इसमें डी की जगह सी, इसमें डी की जगह डी। ठीक है, एंगल लिखने के बाद भी चेक कर सकते हैं कि हमने सही लिखा है कि नहीं, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब जरा चेक करिए एंगल एफ सी ए की वैल्यू क्या है। एफ एफ कहां गया, सी ए की वैल्यू क्या है, स्मॉल जेड है ना। चाहो तो आप स्मॉल जेड से मार्क कर लो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, चलो हमने मार्क कर दिया तो लिख देते हैं। और ई बी ए की वैल्यू चेक करो जरा, ई बी ए की वैल्यू क्या है, वाई, कोई डाउट नहीं है। अच्छा जी, ये जो z है ये कौन से एंगल का आधा है, एंगल सी का आधा है क्या ये जो z है एंगल सी का हाफ है या नहीं है। तो इस z को मैं एंगल c/2 लिख दूं तो चलेगा, एंगल सी का हाफ है नहीं है। और ये जो y है ये किस एंगल का हाफ है, ये b का हाफ है, तो ये एंगल b/2 लिख दूं तो भी चलेगा। तो अगर मैं इसको एलसीएम ले लूं तो एंगल b प्लस एंगल c होल डिवाइडेड बाय 2 भी चलेगा। और एबीसी का सम 180 है, बोलो ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों का सम 180 है या नहीं है ना। तो मैं एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 माइनस एंगल ए लिख सकता हूं क्या, इसकी वैल्यू ये लिख सकता हूं क्या। कैसे लिख पाया, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं ऊपर, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू, अब मुझे बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए तो एंगल ए को उधर भेज दूंगा, तो एंगल ए उधर जाएगा तो 180 माइनस एंगल ए। तो एंगल बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस एंगल ए, तो मैंने बी प्लस सी की वैल्यू क्या डाल दी, 180 माइनस एंगल ए होल डिवाइडेड बाय 2 को तो मत भूल जाना। अब अलग अलग डिवाइड करो, इसको इससे इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा 180/2 अलग हो गया माइनस एंगल ए बाय 2 अलग हो गया। ओके, सो 180/2 क्या होता है 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2, यही प्रूव करना था। एंगल डी की वैल्यू यही प्रूव करनी थी, चेक करो, बोलो बोलो समझ आया। अब बाकी के दो करो, अब तो कर लोगे, ऐसे आंख पकड़नी है और फिर आंख पकड़ के कोई किसी का आधा हो कोई किसी का आधा हो, और हर बार एंगल प्रॉपर्टी से किसी ना, जैसे b प्लस सी की वैल्यू चाहिए, देखो इधर अगर b प्लस सी की वैल्यू चाहिए तो 180 माइनस एंगल है, अगर a प्लस b की वैल्यू चाहिए तो 180 माइनस एंगल c, और अगर a प्लस c की वैल्यू चाहिए तो 180 माइनस एंगल, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पे क्या आया b प्लस सी आया, तो अगले केस में हो सकता है a प्लस बी आ जाए, तो a प्लस बी को क्या लिखोगे 180 माइनस सी, और हो सकता है उसके अगले क्या आ जाए a प्लस सी, नहीं a प्लस बी आ जाए तो 180 माइनस एंगल सी। ठीक है, चलो पहले चाहो तो उसको नोट कर लो इफ यू वांट। तो मैंने ये भी कहा था कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ट्राई करके ग्रुप में डालिए, और कोई नहीं कर रहा है काम, तो आप भी स्टॉप हो गए। तो ऐसा जरूरी है कि और आएंगे तो ही मैं करूंगा, मतलब और लोग अगर मेरिट में नहीं आना चाहते तो आप भी नहीं आना चाहते, मतलब और लोग अच्छा नहीं करना चाहते तो आप भी स्टॉप हो जाओगे कि मैं भी क्यों करूं। अच्छा डाउट ही नहीं है आपको ये क्वेश्चन, तो जो आपने भेजा था वो भी कहाँ था बुक में, तो इसमें नहीं है ये बुक क्वेश्चन, लेके आना मेरे पास, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है 100% होगा इसमें, ढूंढ के निकालता हूँ भी मैं। तो छुट्टी तो वैसे भी करेगा, बाकी क्या मेरे घर सोएगा क्या। मेरे घर पे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। हाँ क्योंकि सब उठते हैं तो उठना ही पड़ेगा। हो गया, हो गया, नहीं हो रहा, कौन सा वाला किया एंगल ई वाला, हाँ किसी से भी नहीं हुआ एंगल ई वाला।
हाँ बता ले क्या। एफ ई बी एफ सी बी। अच्छा जी, एंगल ई देखो भाई इधर सब लोग, एंगल ई जब मैं लिखूंगा तो एंगल ई किस किस का जोड़ है पहले तो वो पता लगा। एंगल ई मतलब ये वाला प्लस ये वाला, तो एक तो होगा एफ ई बी और एक होगा डीई बी। बोलो, एंगल एफ ई बी प्लस एंगल डीई बी, इन दोनों का सम होगा। अब एफ ई बी की आर्क पकड़ो, कौन सी है, एफ बी आर्क होगी। एंड पॉइंट्स को पकड़ लो सीधे ही, एफ बी आर्क होगी एफ बी, तो एफ बी आर्क से एफ ई बी सबटेंडेड है, तो एफ बी आर्क से ही एफ सी बी भी तो सबटेंडेड है। चेक करो, नहीं मिला, एफ सी बी, एफ ई बी से एफ बी आर्क से एफ ई बी सबटेंडेड था, तो एफ बी आर्क से ही एफ सी बी भी सबटेंडेड है, तो इसकी वैल्यू एफ सी बी के बराबर हो जाएगी। बोलो, एंगल एफ सी बी। इधर आओ, डीईबी आर्क, डीईबी एंगल आर्क डीबी से सबटेंडेड होगा, होगा, ये रहा आर्क डीबी, तो डीबी से सबटेंडेड। और दूसरा एंगल बताओ, डीबी आर्क से सबटेंडेड, और दूसरा एंगल बताओ डीएबी, तो ये एंगल डीएबी के बराबर हो जाएगा। बोलो, ओके। एंगल एफसीबी किसके बराबर था, जेड के बराबर, सेम निकला है तो। और डीएबी किसके बराबर था, डीएबी वाई के बराबर था, एक्स के बराबर था ना। डीएबी किसके बराबर था, एक्स के। तो जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड तो वही रहेगा एंगल सी बाय टू, लेकिन एक्स क्या हो जाएगा, एंगल ए बाय टू। तो ये अब की बार क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी होल डिवाइडेड बाय टू। ए और बी का सम निकालूंगा तो सी को उधर भेजना पड़ेगा, तो 180 माइनस एंगल सी होल डिवाइडेड बाय टू लिखूंगा, तो अलग अलग करूंगा तो 180 बाय टू अलग होगा, एंगल सी बाय टू अलग होगा। So 180 by 2 एंड एंगल C by 2, यानी 90 माइनस एंगल C by 2, यही प्रूव करना था। एंगल E की वैल्यू, एंगल E की वैल्यू 90 माइनस C by 2 आई है। बोलो, B by 2 नहीं, B by 2 कैसे आई, C by 2 आएगी ना। ओके, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये A प्लस C होगा ना, A प्लस C होगा तो यहाँ B होगा, सही है। B, ये A प्लस C होगा तो यहाँ B होगा, यहाँ B होगा तो यहाँ B होगा, फिर हर जगह एंड तक B ही B होगा। ओके, एंगल बी हो गया प्रूव कि ई की वैल्यू एंगल 90 माइनस एंगल बी। तो इन द सिमिलर पैटर्न तीसरा भी हो सकता है, हो सकता है। अब तो हो जाएगा, दो करवा दिया आपने, कहा था सर एक करवा दो, हम दो कर लेंगे, मैंने दो करवा दिया, अब एक तो कर सकते हो, ठीक है। सो मार्क एज होमवर्क द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मार्क करो, इसका मतलब थर्ड पार्ट इसका, ये वाला पार्ट होमवर्क मार्क कर दो। चलिए, हाँ अब भी बताओ आपके कौन से डाउट है। आ जाओ, लेके आओ, पहले मैं आ गया, करिए लो। अब देखो मेरी बात सुनिए, इसको रख के बैठिए, अभी रखिए, ठीक है। पहले बैठिए। सबसे पहली चीज, तो अगर आप किसी दूसरी बुक या एक्स्ट्रा सोर्सेस से कोई क्वेश्चन का डाउट लेके आओगे तो क्लास में आने से पहले वो हमारे ग्रुप में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसका मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, फिगर बनाऊंगा सॉल्व करूंगा तो एकदम एक ही डाउट क्लियर होगा, और बना बनाया फिगर आप ग्रुप में पोस्ट करोगे, यहाँ से डाउनलोड होगा, हैंड टू हैंड उसमें ही सॉल्यूशन होगा। तो ये काम आप कल से कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अभी घर जाओ, जो भी डाउट है स्नैपशॉट करो और ग्रुप में डालो। उसके दो फायदे हैं, उसके दो फायदे हैं, एक फायदा ये है कि और बच्चे भी देख लेंगे और थोड़ा सा कोशिश कर लेंगे। अब थोड़ी बहुत कोशिश अगर आपने करी होगी तो आप जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करोगे, हाँ सर ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो, जल्दी सॉल्व होगा। और आप कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली आपको फायदा, कहीं देखो आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी, आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने कोशिश करी तो इसका फायदा जरूर होगा, इसका फायदा तो 100% होगा, चाहे क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, दिमाग तो चला ना, ठीक है। तो सबका आप ग्रुप में डालो, और प्लस हमको दोबारा से फिगर, अब आप पूछो, आप पूछिए। कर लिया था तो फिर काय का डाउट हुआ।
हाँ बोलो। आउट ऑफ बुक के क्वेश्चन से सारे। कोई फिगर वगैरह बनाने का है या विदाउट फिगर है? हाँ बताओ बताओ। चलो बैठो, एक मिनट बैठो, ये देखें फटाफट। तो ये अब आगे से ग्रुप में पोस्ट हो जाने चाहिए क्लास में एंटर होने से पहले, समझ गए सारे लोग? जो जो भी हमारे डाउट से जो भी हमें कलेक्ट कर रहे हैं, तो उससे पता है क्या होगा, हमारा बेस भी बन जाएगा। ग्रुप में सारे क्वेश्चंस पोस्टेड होंगे, कभी आपको एग्जाम के टाइम को रिवाइज करना है तो आप फटाफट ग्रुप खोल के देख लोगे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था आपके नोट्स बन रहे हैं, ऑटोमेटिक नोट्स बोलते हैं इसको, ऑटोमेटिक नोट्स। चलो आओ, आपको नहीं भेजने के लिए कह रहा हूं मैं, ग्रुप में भेजने के लिए कह रहा हूं, ठीक है? आपको भेजने का हमको कोई शौक भी नहीं चढ़ा। The ratio between the CSA and TSA of a right circular cylinder is 1:2. Find the volume of cylinder if its total surface area is 616 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सुनो, एक सिलेंडर है हमारे पास, शॉर्ट में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के CSA और TSA का रेशियो गिवन है, CSA और TSA का रेशियो गिवन है। क्या रेशियो गिवन है? लेट्स सी, CSA बाय TSA, ये रेशियो गिवन है 1:2। ओके, अब मुझे बताओ CSA का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर, सिलेंडर में L होता भी है, 2 पाई आर एच। तो अभी तक तो फॉर्मूला याद नहीं है, डाउट्स तो कहां से आएंगे? अभी जो क्वेश्चन किया वो भी कोर्स में था क्या? हाँ, TSA बताओ, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही होता है। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 1/2। अब ये CSA और TSA एक ही सिलेंडर के हैं, एक ही सिलेंडर के हैं, तो जो ऊपर रेडियस होगा वही रेडियस नीचे होगा। तो ये 2 पाई आर से 2 पाई आर काट सकते हैं अपन, याद रहे तभी काट सकते हैं जब ये दोनों चीजें एक ही सिलेंडर की हो। मान लो ये दो अलग अलग सिलेंडर की होती तो वो R1 R2 लेना पड़ता, फिर नहीं करता, फिर 2 पाई से 2 पाई कटता बस। तो मेरे पास H इंटू एच प्लस आर का रेशियो निकल गया क्या? 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिलेशन निकालो हाइट और रेडियस का। तो 2 इंटू एच इज इक्वल टू एच प्लस आर बन जा एच प्लस आर, एच को इधर भेजो तो 2h माइनस एच। तो इधर क्या आया देखो ध्यान से, H इक्वल टू, यानी उस सिलेंडर की हाइट और रेडियस बराबर है, ये रिलेशन निकल के आ गया। अब सवाल सुनते हैं उसका क्या है। उसका सवाल है कि वॉल्यूम बताओ, अगर TSA में दे देता हूं, TSA वो देता है, वॉल्यूम तुम निकालो। चलो भाई, उससे पूछो भैया तूने क्या TSA दिया हमको? तो TSA दिया उसने 616। क्या दिया? तो TSA का फॉर्मूला मैं एक्सपैंड कर दूं यहाँ पे, अभी अभी लिखा भी था हमने, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर की वैल्यू। अब क्योंकि H और R बराबर है, क्योंकि H और R बराबर है, तो इस H को भी मैं R लिख सकता हूं। कोई कहे सर R को H लिखो ना, H के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि R की तादाद ज्यादा है, R की जनसंख्या वहां पे ज्यादा है। 2 बार R आ रहा है, एक बार, तो H का पलड़ा हल्का है, इसलिए इसको भी R बना देते हैं। वैसे आप तीनों को H लिख दोगे तो भी चलेगा, तीनों को R लिख दोगे तो भी चलेगा, बट जनरल टेंडेंसी है कि जो अकेला बैठा है उसको ही उड़ा दो, है ना? तो संगठन में रहना पड़ेगा अगर बचना है तो। आ जाओ। सो 2 पाई आर, एच की जगह लिख दिया मैंने R, और दूसरा तो वैसे भी था R, ठीक है? सो ये हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस आर, वाह, 2R 616, ठीक है? 2 इंटू 2 इज 4 पाई, R इंटू आर इज 616। अब इसको खोलो तो 4 इंटू 22/7, आवाज नहीं, R स्क्वायर इक्वल टू 616। तो यहां से R स्क्वायर की वैल्यू निकालो पहले और फिर R की निकालो। तो क्या पाई को पाई में ही ले लेता है? यस, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सोचा आपने। देखो आपको वॉल्यूम ही तो निकालना है, तो वॉल्यूम में भी तो पाई आएगा, आएगा ना? तो वो पाई से पाई कट जाएगा, हम क्यों सॉल्व करें? अगर सॉल्व कर दोगे तो भी आ जाएगा, बट हम इस बार क्या करेंगे, R स्क्वायर की वैल्यू पाई में ही ले लेंगे, क्योंकि आगे जो काम है उससे वो भी हमारा पाई से ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो R स्क्वायर की वैल्यू सीधे पाई में लो, बस 4 से काट दो, 616 डिवाइडेड बाय 4 पाई, बस 4 से काट दो। तो काटो जरा, 4 1 जा 4, 21 हो गया, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, सही किया है क्या? सो इट्स 154 बाय पाई, ये तो R स्क्वायर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। अब इसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो क्या होता है? 2।
पाई आर स्क्वायर एच। तो एच तो वैसे भी नहीं चाहिए मुझे, एच चाहिए क्या आपको? बोलो क्या हुआ? ये तो कट जाएगा, ठीक है, बस ये डाउट है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो इससे आर की वैल्यू निकालने की जरूरत है या आर स्क्वायर की वैल्यू से ही काम चल जाएगा? सोचो सोचो। डायमीटर। चलो अपन हैंड टू हैंड वॉल्यूम निकालते हैं ना, देखते हैं क्या जरूरत है, जो जरूरत होगी इधर से ले लेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ओवर स्मार्टनेस की वजह से जो काम इजीली हो रहा होता है वो भी हम मुश्किल में कर देते हैं। तो देखते हैं कि हमको यहाँ पे पाई की वैल्यू से आंसर निकालने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी। वॉल्यूम निकालना है हमको, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो एज इट इज, आर स्क्वायर की वैल्यू 154 बाय पाई, लेकिन एच की वैल्यू भी तो चाहिए। अब एच और आर बराबर हैं, तो एच और आर बराबर है तो एच की जगह मैं आर लिख तो सकता हूं, लेकिन आर की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, यानी कि पाई को सॉल्व करना ही। सो कर दो, यहां कर दो 22 और 22 बाय 7, 7 ऊपर पहुंचा दो। सो 22 7 जा होता है ये, तो 7 7 जा 49 हो गया। तो आर स्क्वायर अगर 49 है तो आर 7, इस 7 को यहां पुटअप कर दो। पाई से पाई एक तो कट जाएगा फिर, लेकिन आंसर हो जाएगा 154 इंटू 7। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, 7 5 35 इंटू 37, रिमाइंडर 3, 7 7 3 1078 सेंटीमीटर के इज द फाइनल आंसर। पाई की वैल्यू वहां सॉल्व करी थी, यहां थोड़ा ना करी थी। यहां तो पाई आर स्क्वायर एच, तो ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू है। उसके बाद एच की जगह वापस आर लिख दिया, क्योंकि एच और आर क्या है, बराबर है। अब इस आर की वैल्यू निकालने के लिए फिर उधर जाके सॉल्व किया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, एक काम करो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आर ढंग से निकाल लो, पाई को सॉल्व कर लो। और फिर आर भी 7 है तो मुझे बताओ, अगर आर 7 है तो एच भी 7 है, अगर आर 7 है तो एच भी 7 है, दोनों बराबर है। अब आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू 7 सीधे सीधे फॉर्मूले में डाल दो, वही आएगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, चलो डिलीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। There are two cones, सारे सरफेस एरिया से क्या, there are two cones, the curved surface area of one is twice that of the other। अब दो कोन है मेरे पास दो कौन से हैं, एक का CS से दूसरे का दुगना है, समझ गए? स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर मतलब होता है बाद वाला, बाद वाले की स्लैंट हाइट दुगनी है पहले वाले की स्लैंट हाइट से। देखो CSA तो इससे दुगना है, लेकिन स्लैंट हाइट इसकी इससे दुगनी है, ठीक है। मतलब पहले वाले कोन का CSA दूसरे वाले कोन के CSA से दुगना है, लेकिन स्लैंट हाइट की बात करें तो उल्टा काम है, स्लैंट हाइट दूसरे वाले से कोन की स्लैंट हाइट पहले वाले कोन की स्लैंट हाइट से दुगनी है। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन, समझ आया? आगे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो उनके रेडियस का रेशियो निकाल के बताओ, उनके रेडियस का रेशियो निकाल के बताओ। ओके क्वेश्चन समझ आया? देखो दोनों का CSA का रेशियो पता लगाओ, तो सपोज करो दिस इज कोन 1, दिस इज कोन 2, डन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, CSA का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहले मैं स्लैंट हाइट ले लेता हूं, स्लैंट हाइट मतलब L, ठीक है, स्लैंट हाइट मतलब L। तो दूसरे वाले की स्लैंट हाइट पहले वाले की स्लैंट हाइट से दुगनी है, 1:2, दूसरे वाले की दुगनी है ना इधर, तो क्या रेशियो आ गया, 1:2। कोई डाउट? नो डाउट, ओके। अब सुनो CSA का रेशियो फिर क्या है, ये इसका दुगना है, तो 2:1, 2:1, समझ आया? अब आपको क्या चाहिए, रेडियाई का रेशियो चाहिए, ये तो सवाल है, रेडियाई का रेशियो क्या होगा ऐसा आपको सोच के बताना है। तो जब भी आपके सामने रेशियो आ जाए तो आप ये काम तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि इसकी स्लैंट हाइट 1 सेंटीमीटर मान लो और उसकी 2 सेंटीमीटर मान लो, ये तो नहीं कर सकते, पर आप ये काम जरूर कर सकते हो कि इसकी मैं मान लू 1 × x और उसकी भी मान लू मैं 2 × x। सिमिलरली इसकी मान लूंगा 2 × y, उसको मान लूंगा 1 × y। सेम नहीं रख सकते, अगर ऊपर x इंट्रोड्यूस किया तो नीचे y। तो अब आप पहले वाले की स्लैंट हाइट मान सकते हो x, कितनी आ गई है x, दूसरे वाले की स्लैंट हाइट मान सकते हो आप 2x, पहले वाले का CSA आप मान सकते हो 2y और दूसरे वाले का CSA आप मान सकते हो y। ठीक है, डन। अब आप मुझे बताओ रेडियस का रेशियो चाहिए आपको, तो लेट से इसका रेडियस एक बार के लिए R1, इसका R2।
अब CSA तो है ना आपके पास, तो इसका CSA 1 डिवाइडेड बाय CSA 2। ठीक है, क्या आया? CSA 1 2y, और इधर क्या आया? y। डन। y से y कैंसिल आउट। इधर आओ, CSA का फॉर्मूला बताना जरा। पाई R1L, पाई R1L डिवाइडेड बाय पाई R2L। लेकिन इसका स्लैंटेड इसका स्लैंटेड अलग अलग होगा ना, तो L1 और L2। ओके, इज इक्वल टू क्या हो गया? 2/1। पाई से पाई तो कट गया, और L1 डिवाइडेड बाय L2 का रेशियो है मेरे पास, ये L1 ही तो है और ये L2 ही तो है, तो रेशियो क्या था? 1:2। यानी कि x और y इंट्रोड्यूस करने का कोई खास फायदा हुआ नहीं। x और y इंट्रोड्यूस करने का कोई, हटा ही दो, चलो x और y इंट्रोड्यूस करने का कोई भी खास फायदा नहीं हुआ यहाँ पे, डायरेक्ट रेशियो ही काम में आ रहे हैं। देखो फिर से आओ, इसके बिना ही चल देंगे हम। देखो ये है L1 और ये है L2। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? CSA 1 डिवाइडेड बाय CSA 2 किया, तो वो रेशियो साफ साफ पता था मुझे, 2:1 पता था। y को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, 2:1 पता है सर। ठीक है, पता है। अब CSA का फॉर्मूला तो रख सकते हो, तो पाई R1L1 और पाई R2L2, पाई से पाई तो कटेगा। अब बचा क्या? R1/R2 और L1/L2, दो रेशियो बच गए। तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, देखो इसको मैं अलग अलग कर दूं, R1/R2 अलग कर दूं, इनटू दूसरा रेशियो क्या है? L1/L2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? अब इन दो रेशियो में से कोई भी एक रेशियो दे दूं तो दूसरा नहीं निकल सकता क्या? मैंने आपको दे दिया L1 और L2 का रेशियो, क्या? 1/2। तो R1/R2 का वैल्यू नहीं निकल सकती क्या यहां से? आप इस L1 और L1 डिवाइडेड बाय L2 की जगह इसका रेशियो रख दो, जो भी गिवन है। क्या गिवन है? 1/2, 1/2। तो 1/2 जब उधर जाएगा, R1/R2 की वैल्यू निकालोगे, तो 1/2 उधर ऑलरेडी 2/1 है, और 1/2 जब उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा? वो भी 2/1 हो जाएगा। 2/1 इंटू 2/1 यानी कि 4/1, यानी कि दोनों के रेडियस का रेशियो है R1:R2 का रेशियो है 4:1। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन पार्ट। अब कॉमन सेंस लगाते हैं। CSA निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना होता है पाई RL। यस और नो? पहला कौन है? तो R1L1, दूसरा ये CSA 1 हो गया, दूसरा कौन है? तो पाई R2L2। फाइन। तो मुझे बताओ, अगर इसका CSA इसके CSA का दुगना चाहिए, दुगना चाहिए तुमको, तो या तो इसकी रेडियस इसकी रेडियस की दुगनी होनी चाहिए, या इसकी स्लैंट हाइट इसकी स्लैंट हाइट की दुगनी होनी चाहिए। दोनों में से काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी होगा इसका CSA इसके CSA का दुगना, नहीं तो और कोई चांस है क्या? नहीं है। पाई तो पाई की वैल्यू तो 22/7 रहेगी ना हमेशा। मान लो इसकी रेडियस है 3 और इसकी रेडियस है 6, तो ऑब्वियसली अब ये आंसर उससे दुगना आएगा नहीं आएगा? अगर आपने रेडियस दुगना ले लिया तो CSA टोटल ओवरऑल दुगना आएगा नहीं आएगा? चलो रेडियस नहीं लेना तो स्लैंट हाइट दुगनी लो, दोनों में से कोई एक तो दुगनी लेनी पड़ेगी। पर आपने क्या किया? सब उल्टा काम कर दिया। आपको इसकी स्लैंट हाइट इसकी स्लैंट हाइट की दुगनी लेनी थी, आपने तो उल्टा इसकी स्लैंट हाइट उसकी स्लैंट हाइट की दुगनी कर दी। तो अब रेडियस के ऊपर सारा दारोमदार हो गया। देखो, इस CSA को दुगना करने के लिए मेरे पास दो प्लेयर्स, एक था रेडियस एक था स्लैंट। तो रेडियस, या तो ये रेडियस इस रेडियस का दुगना हो जाए, तब ये CSA का दुगना हो सकता है, या फिर ये स्लैंट हाइट स्लैंट हाइट की दुगनी हो जाए, तभी वो काम हो सकता है। बट ये वाला प्लेयर जो निकला गद्दार है, ये इसका दुगना होने की बजाय ये इसका दुगना हो गया, तो अब सारा वजन रेडियस पे पड़ गया। तो अब उसको दुगने होने की जगह 4 गुना होना पड़ेगा, ताकि 2 गुना तो उसका काम खत्म हो, वो गद्दारी वाला काम, और फिर 2 गुना तो उसको करना ही। समझ गए क्या? तो ये स्लैंट हाइट की दुगनी होगी, तो वो रेडियस इसका 4 गुना होना चाहिए, जब जाके ये CSA का ओवरऑल टीम की दुगनी। समझे क्या? ठीक है, और मान लो कि यही स्लैंट हाइट की दुगनी हो जाती, तब रेडियस को कुछ करना ही नहीं होता, फिर तो रेशियो 1:1 आ जाता, क्योंकि ये इसका दुगना होती CSA वैसे ही दुगना आ जाता। समझ गए ना? बोलो समझे कि नहीं समझे? आ गया? अगर ये स्लैंट हाइट की दुगनी हो जाती, तो ये CSA का ऑटोमेटिकली दुगना हो जाता, लेकिन उल्टा हुआ, ये इसका दुगना था, तो अब रेडियस को 4 गुना होना पड़ेगा। 2 गुना तो उसका बैलेंस करना पड़ेगा, अपना एक खिलाड़ी कमजोर है इसका, उसको बैलेंस करने के लिए 2 गुना होना पड़ेगा, और फिर 2 गुना एक्स्ट्रा इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि मुझे ओवरऑल टीम से दुगना करना। डन? क्लियर है?
थर्ड क्वेश्चन तो कितनी बार क्लास में कराया? स्फीयर 1, स्फीयर 2 नहीं ले सकता है, तू चाहे तो उससे कंपेयर कर सकता है। दो स्फीयर है, आपको वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स। क्या क्वेश्चन लिखा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अच्छा, वॉल्यूम का रेशियो तो गिवन है, वॉल्यूम का रेशियो क्या गिवन है? 64:64 बोलो 27। और आपको सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। जल्दी बताओ, मुश्किल से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कैसे करेंगे। इसका रूट होगा नहीं। देखो वॉल्यूम कौन से डिग्री का, नहीं वॉल्यूम कौन से डिग्री का क्वांटिटी है? डिग्री 3 की। वॉल्यूम डिग्री 3 की क्वांटिटी है, यस और नो? और सरफेस एरिया डिग्री 2 की क्वांटिटी है। तो पहले आपको डिग्री 3 से डिग्री 1 पे आना है, और डिग्री 1 से फिर डिग्री 2 पे जाना है। अब डिग्री 3 से डिग्री 1 कैसे आओगे? क्यूब रूट करके। कैसे? क्यूब रूट करके। तो 64 और 27 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट होता है 4, और ये होता है इसका 3 का। अब 4:3 का क्या करना है? स्क्वायर, क्योंकि डिग्री 1 से डिग्री 2 पे भी तो जाना है। तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 16:9 इज द आंसर। और आपको पता है 4:3 किसी का रेशियो है, किसका? रेडियस का। ठीक है, 4:3 भी, क्योंकि रेडियस की डिग्री 1 होती है। तो जैसे ही आपने क्यूब रूट किया तो आप रेडियस के रेशियो पे आ सकते हो, रेडियस के रेशियो पे आ सकते हो। अब रेडियस के रेशियो से सरफेस एरिया का रेशियो निकालोगे तो उसका स्क्वायर करो। डिग्री के साथ खेलो बस। वॉल्यूम की डिग्री 3, सरफेस एरिया की डिग्री 2। 3 से 2 पे जाना है, डायरेक्ट तो नहीं जा सकता। 3 से 1 पे आओ, क्यूब रूट करके 1 से 2 पे जाओ, होल स्क्वायर। यस सर, वेरी इजी। यस सर। और मान लो सरफेस एरिया से वॉल्यूम पे जाना होता, अगर सरफेस एरिया से वॉल्यूम पे जाना होता, 3 से 1 पे आता स्क्वायर रूट करके, और 1 से 3 पे होता होल क्यूब करके। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, टाइम हुआ क्या? रुको, चलो बाकी कल ले आना। ये कहां से लेके आई क्वेश्चन? Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and bye.